हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कुमारगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है और यहाँ तक का जो वंश वृक्ष है गुप्तों का वो भी हमने पढ़ लिया है। कुमारगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड है 415 से 455 ईस्वी प्रथम लगाया है हमने। इसका मतलब आगे कुमारगुप्त सेकंड भी आने वाला है। उत्तरवर्ती गुप्त शासक है, उसके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। तो कुमारगुप्त प्रथम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा है और बड़े लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। कुमारगुप्त ने भारी मात्रा में जो है सोने के सिक्के जारी किए। सबसे वजन में अगर बात करें तो सबसे भारी जो सिक्के हैं वो कुमारगुप्त के मिलते हैं भी। लेकिन साथ ही सबसे भारी सिक्के भी हमें कुमारगुप्त के मिलते हैं। लेकिन साथ ही अगर हम शुद्धता की बात करें भी सिक्कों के अंदर सोने की जो मात्रा है कितने प्रतिशत है, तो सबसे ज़्यादा मिलावट जो हमें मिलती है वो कुमारगुप्त के सिक्कों से में मिलती है। तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं हमें। कुमारगुप्त के सिक्कों में हमें सबसे ज़्यादा मिलावट मिल रही है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं भी कुमारगुप्त के समय तक आते आते जो गुप्तों की आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है। कमज़ोर हो रही है तो ही मिलावट की जा रही है ना सोने में। सोने के सिक्के सभी गुप्त शासकों ने जारी किए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के मिलते हैं हमें, समुद्रगुप्त के, विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त के, सब ने बड़ी भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए और अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। तो सबसे बड़े और मिलावट भी ज़्यादा मिलती है कुमारगुप्त के टाइम में। ब्याना जगह का नाम है, यहाँ से हमें एक बर्तन के अंदर कुमारगुप्त के सोने के सिक्के मिले हैं। लगभग 623 सिक्के एक साथ हमें मिले हैं कुमारगुप्त प्रथम के ब्याना से में। सिक्कों का जो ढेर मिला है कुमारगुप्त प्रथम का। कुमारगुप्त प्रथम ने जो साम्राज्य इनको विरासत में मिला उसको अक्षुण्ण बनाए रखा। महत्वपूर्ण घटनाएं दो इनसे संबंधित हम लेंगे। एक तो संभवतः हम ऐसा मानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? अभी बिहार में नालंदा, जो मध्यकाल में तोड़ा गया मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का एक महान केंद्र था और पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो पढ़ने के लिए नालंदा में आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना संभवतः कुमारगुप्त प्रथम द्वारा करवाई गई, ऐसा हम मानते हैं। दूसरा, कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। पुष्यमित्र, अब ये पुष्यमित्र शुंग मत ले लेना आप। पुष्यमित्र शुंग तो वो था जिसने अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। उसका नाम पुष्यमित्र था और वंश उसका शुंग था। लेकिन ये जाति है एक पुष्यमित्र। तो इस पुष्यमित्र जाति ने आक्रमण किया है और इसके बारे में हमें पता चलता है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से। भीतरी अभिलेख जगह का नाम है भी भीतरगांव। उत्तर प्रदेश में एक जगह है भीतरगांव, तो वहाँ से एक अभिलेख मिला है, भीतरी अभिलेख कह देते हैं स्कंदगुप्त का। तो उससे हमें पता चलता है भी कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण का सामना किसने किया है? स्कंदगुप्त ने किया है। इसका पुत्र था स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का, तो वो उसने मुख्य सेनापति की भूमिका निभाते हुए पुष्यमित्रों को पराजित किया और साम्राज्य को बचाए रखा है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम के बाद हम बात करेंगे, एक उपाधि की बात हम इसके बीच में कर लेते हैं। ह्वेनसांग, फायान के बाद जो हर्षवर्धन के टाइम में भारत की यात्रा पर एक चीनी यात्री आया जिसका नाम हम लेते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त प्रथम को क्या कहा है? शक्रादित्य। शक्रादित्य ह्वेनसांग कहता है भी शक्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, क्योंकि ह्वेनसांग नालंदा में पढ़ा था भी, तो उसने इस बात का जिक्र किया। तो शक्रादित्य उपाधि किस शासक की है? उपाधियां आपने गुप्तों की जरूर ध्यान में रखनी है, भी छोटे प्रश्न में पूछी जा सकते हैं। और वैसे हमें कुमारगुप्त प्रथम की एक उपाधि और क्या मिलती है? महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य महेंद्रादित्य भी कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि है। और ह्वेनसांग ने क्या कहा है इसको?
शक्रादित्य कहा। ये दो उपाधियां आपने ध्यान रखनी है। और एक इसके अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ जिसका सामना स्कंदगुप्त ने किया, जिसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। और एक महत्वपूर्ण बात, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। नेक्स्ट कुमारगुप्त के बाद हम बात करेंगे स्कंदगुप्त की भी। और स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड 455 ईस्वी से 467, 12 वर्ष का शासनकाल रहा है छोटा सा स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त के बारे में सबसे पहली बात तो वही आ गई जो कुमारगुप्त के बारे में हमने आखिर में पढ़ी है। स्कंदगुप्त जब राजकुमार था, कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ है और उसका सफलतापूर्वक सामना किया और पुष्यमित्रों को पराजित करके खदेड़ दिया है, भगा दिया है स्कंदगुप्त ने। ये जानकारी हमें इसके भीतरी अभिलेख से मिल गई है। दूसरा, इसकी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उन स्वर्ण मुद्राओं पर हमें विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। किसकी उपाधि मिलती है? विक्रमादित्य की। कुमारगुप्त के बारे में हमने विक्रमादित्य की उपाधि का जिक्र नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं विक्रमादित्य की उपाधि करने वाला गुप्त वंश का दूसरा शासक स्कंदगुप्त है भी। इसके सोने के सिक्कों पे हमें विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है भी। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी के जो हमारे पास प्रमुख स्रोत हैं, तो उनमें एक तो भीतरी अभिलेख, इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, एक बार फिर हमारे सामने आ गया है। जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अभी इसकी बात हम करेंगे। महत्वपूर्ण घटना स्कंदगुप्त के बारे में पहले जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित बात की ही बात कर लेते हैं। स्कंदगुप्त ने जो है पर्णदत्त को गवर्नर नियुक्त किया है भाई। कहाँ का? गिरनार का। गिरनार जगह है जहाँ पे सुदर्शन झील स्थित है, तो वहाँ का गवर्नर जो है पर्णदत्त को नियुक्त किया है स्कंदगुप्त ने। और पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सुदर्शन झील के जो है पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया है, मरम्मत का कार्य सौंपा गया है। और चक्रपालित की देखरेख में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ है। और चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया है। ये सारी बातें हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलती है। और कहाँ रह जाता है ये गिरनार? गुजरात में सौराष्ट्र में रह जाता है। कहाँ रह जाता है? सौराष्ट्र में। काठियावाड़ में नहीं रहेगा, सौराष्ट्र में रह जाएगा। सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया है किसे? पर्णदत्त को। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने कहते हैं काफी सोच विचार के बाद जो है पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया और इसके पुत्र चक्रपालित को जो है सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा है। और सुदर्शन झील से संबंधित ही है, आपको जैसे पता है। हालांकि हम एक अलग वीडियो में सुदर्शन झील के बारे में एक जगह डिटेल से, क्योंकि प्रश्न सुदर्शन झील पर आता रहता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और यहाँ तक बात आ गई है, हमें पता जो चलती है सुदर्शन झील के बारे में। तो मरम्मत करवाई है और इसके किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है चक्रपालित ने। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में थोड़ा सा पीछे से मैं ले आऊँ बात दोबारा। जूनागढ़ जो अभिलेख है मूल रूप से अशोक का अभिलेख था। इसके ऊपर अशोक का अभिलेख खुदा हुआ है और अशोक के अभिलेख के बाद वहीं से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और अशोक ने उसमें से नहरें निकलवाई। 2 शासकों का नाम आ जाता है। फिर उसी अशोक वाले जो अभिलेख है उस पर उसके बाद शक शासक हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपना अभिलेख खुदवाया और उसने सारा जिक्र किया है भी चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, और फिर उसने मरम्मत करवाई है। और उसका अभिलेख हमें जो संस्कृत का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हम कहते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसी अभिलेख पर, उसी शिला पर जिस पर ये रुद्रदामन का अभिलेख खुदा हुआ है, जिस पर अशोक का अभिलेख खुदा हुआ है, उसी पर जो है स्कंदगुप्त का लेख भी खुदा हुआ है। और जिससे हमें पता चलता है इस सब के बारे में, पर्णदत्त के बारे में, चक्रपालित के बारे में, झील की मरम्मत के बारे में और विष्णु मंदिर के बारे में। तो ये सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। इसके अलावा स्कंदगुप्त के समय में, अब ये जूनागढ़ अभिलेख जिसकी हम बात कर रहे हैं, जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है इस बात की
भी स्कंदगुप्त के समय में मलेच्छों का आक्रमण हुआ, ये शब्द मिलता है हमें। स्कंदगुप्त के समय में मलेच्छों का भारत पर आक्रमण हुआ और मलेच्छों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया। मलेच्छ किसको कहा गया है? हूणों को कहा गया है। मलेच्छ किसको कहा गया है? हूण एक जाति है, बाद में ये भारत में बस गए और राजपूतों के जितनी उनकी जातियां हैं, जितने कुल हैं, उनमें से एक इनको भी मान लिया गया, हूणों को राजपूत मान लिया गया। मुख्य धारा में समाज के ये शामिल हो गए, लेकिन शुरू के अंदर जब आए तो ये हूण आक्रमणकारी थे। मध्य एशिया से यूं इधर चीन के बॉर्डर पे इधर स्थित थे। चीन पर भी बड़े लंबे समय तक इन्होंने आक्रमण किए, यूरोप तक इन्होंने बड़े लंबे समय तक आक्रमण किए। रोमन साम्राज्य, महान रोमन साम्राज्य जो आपने 11वीं के अंदर पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसको नष्ट करने में हूणों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। चीन की जो दीवार बनाई गई है, महान चीन की दीवार, वो भी हूणों के आक्रमण जो लगातार होते थे उनको रोकने के लिए ही बनाई गई। ठीक है, चीन की दीवार बन गई तो हूणों का जो आक्रमण करने का जो दिशा है वो चीन से चेंज होकर किधर होगी? यूरोप की तरफ होगी। और फिर उन्होंने यूरोप पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और वहाँ उस समय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ महान रोमन साम्राज्य था, तो उनको बहुत नुकसान पहुँचाया। और इन्हीं हूणों का आगे आने वाले समय में, ये तो बातें बड़े पुराने समय की हैं मैंने, आगे आने वाले समय में हूणों के प्रमुख नेता तोरमान हूण हुए हैं भारत में। इसी चैप्टर में आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हूणों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने विफल किया। तो 2 बात कर रहे हैं स्कंदगुप्त के। पहले हमने बात की विपुष्य मित्रों के आक्रमण को विफल किया, फिर हमने कहा है हूणों के आक्रमण को विफल किया है। तो 2 तो विदेशी आक्रमणकारी हैं जिनके आक्रमण को विफल करके जो अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और उसकी रक्षा की है। इसके अलावा खुद भारत से ही वाकाटक वंश ने, ये वही है जहाँ प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था, उसी वाकाटकों ने भी आक्रमण किया है गुप्त साम्राज्य पे। तो इनको भी नष्ट करने का काम किया है स्कंदगुप्त ने। इसके अलावा जो अन्य आंतरिक विद्रोह है, चाहे कोई दक्षिण भारत के शासक हैं या इधर नागवंश के शासक हैं, सबको दबा के रखा है। तो विशाल जो गुप्त साम्राज्य है, जो सिंधु नदी से हम लेके हम कह सकते हैं बैक्टीरिया तक पहुंचा दिया था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वहाँ से लेके बंगाल तक और दक्षिण में जो है मालवा तक विस्तृत था, इधर पश्चिम में गुजरात तक विस्तृत था। इस सारे राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और लगातार युद्धों में बिजी रहे हैं स्कंदगुप्त। और बहुत सारे जो हैं आक्रमणकारी विदेशी भी और आंतरिक भी, सबको दबा के राज्य को एक स्थायित्व प्रदान किया है। एक नए प्रशासनिक ढांचे का उन्होंने निर्माण किया, मजबूत शासन व्यवस्था जो है अपने राज्य को दी और उसको स्थिरता प्रदान की। इसी वजह से स्कंदगुप्त की गिनती जो है महान गुप्त शासकों में की जाती है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नामों के साथ नाम लिया जाता है स्कंदगुप्त का भी। तो इस प्रकार स्कंदगुप्त ने जो है महान गुप्त साम्राज्य को महान बना रहने दिया, अक्षुण्ण बनाए रखा, उसकी शक्ति में वृद्धि की, उसको स्थायित्व प्रदान किया। और विघटनकारी जो शक्तियां थी जो लगातार गुप्त साम्राज्य को तोड़ना चाहती थी, देखो ये विघटनकारी जो शक्तियां हैं ये शुरू हो गई हैं, इन्होंने अपने संकेत देने शुरू कर दिए कुमारगुप्त के समय में। लेकिन जब तक शक्तिशाली शासक थे तो विघटन नहीं हो सका है। विघटन की प्रवृत्ति राज्य के अंदर मौजूद है, वो तो गुप्त साम्राज्य के प्रारंभ से मौजूद है। हम समुद्रगुप्त के समय में देखते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में देखते हैं भी नागों का दमन किया है समुद्रगुप्त ने। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को दोबारा से जो है उनके साथ संधि करनी पड़ रही है, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है। वाकाटकों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन अभी स्कंदगुप्त इनको पराजित कर रहा है। तो ऐसी विघटनकारी शक्तियाँ मौजूद थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने उनको एक बार दबा दिया और स्थायित्व दिया है। लेकिन जैसे स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है 467 ईस्वी में, और उसके बाद फिर बड़ी शीघ्रता से गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाएगा। इसके बाद जो गुप्त शासक हुए वो लगातार कमज़ोर गुप्त शासक हुए और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया है। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद बड़ी शीघ्रता से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया है और थोड़े थोड़े समय के लिए बहुत सारे गुप्त शासक हुए, लेकिन उनमें से कोई भी जो स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के जैसा महान शासक साबित नहीं हुआ।
लगातार अगर हम बात करें स्कंदगुप्त के बाद, तो स्कंदगुप्त के बाद हुए पुरुगुप्त। इस पूरे वंश वृक्ष को बढ़ा लेते हैं हम। हालांकि आपको इसको कहीं भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, नाम आपने यहाँ तक ध्यान रख लेना, बहुत रहेंगे जो शुरू से मैंने अभी वंश वृक्ष बनाया था। सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त हमने लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद आ जाएगा जो है कमजोर शासक पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, और फिर कुमारगुप्त सेकंड। कुमारगुप्त सेकंड के बाद बुद्धगुप्त, फिर बालादित्य, और फिर कुमारगुप्त थर्ड, और फिर अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त को हम लेते हैं। और अंतिम रूप से हम कहते हैं भी बंगाल के जो गौड़ शासक हैं उन्होंने गुप्त साम्राज्य का अंत कर दिया, गुप्तों को पराजित कर दिया। तो इस प्रकार अगर हम विद्वानों के मत की बात करें तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी नाम है विद्वान का, काफी बड़ा। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जो हैं ये गुप्तों के पतन का मुख्य कारण जो है वो बौद्ध धर्म को जो संरक्षण उन्होंने दिया उसको मानते हैं। ऐसा कहा जाता है भी स्कंदगुप्त ने जब हुणों को पराजित किया तो उनके प्रमुख नेता को उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन अपनी माता के कहने पर उसको जिंदा छोड़ दिया। अब माता बौद्ध धर्म की अनुयायी थी तो उन्होंने कहा भी नहीं, हिंसा नहीं करनी, इनको मारना नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दिया। और उसी ने फिर दोबारा से सेना को संगठित करके, और हुणों ने, गुप्तों के पतन में हुणों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हुणों ने पश्चिमी भारत जो है वो गुप्तों से छीन लिया, और निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के प्रभाव की जो जिक्र डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी करते हैं उसका भी असर हुआ है। तो इसके बाद जो गुप्त शासक हुए, चाहे पुरुगुप्त है या नरसिंहगुप्त है, तो इनके समय में लगातार हुणों के आक्रमण हुए और उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। कुछ विद्वान जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण आर्थिक मानते हैं, कुछ जो है, कुछ क्या मेन कारण ये हम इसको कह सकते हैं भी ये एक महत्वपूर्ण कारण था। जिस प्रकार हुणों के आक्रमण को हमने एक महत्वपूर्ण कारण माना है, उसी प्रकार विघटनकारी शक्तियां जो हैं, जो दूर दराज के प्रांत थे गुप्तों के, वो एक एक करके स्वतंत्र होने शुरू हो गए हैं, और वहाँ शक्तिशाली प्रांतीय शासक बैठ गए हैं जिन्होंने लगातार केंद्रीय सत्ता को चुनौती दी। और इस प्रकार जो सामंतवादी सिस्टम जैसा हम आगे राजपूत युग में पढ़ते हैं वो इसी समय के दौरान हमारे भारत के अंदर उत्पन्न हुआ है, फलीभूत हुआ है, और धीरे धीरे बहुत बड़ा है। और पूरा आगे जब हम डिटेल में भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो यही विघटनकारी शक्तियां हैं जो, इनकी वजह से ही भारत जो है विदेशी दासता के अंदर आने वाले 1000 साल के लिए चला जाएगा। तो केंद्रीय शक्ति को लगातार जो प्रांतीय शक्तियां हैं उन्होंने कमजोर किया। तो इस प्रकार इस गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।